ठीक अध्यक्ष, इस विशाल सभा के अध्यक्ष मंडल, मंच पे उपस्थित हमारे वामपंथी पार्टियों की महासचिव कॉमरेड डी राजा, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, कॉमरेड देवराजन और लोकतांत्रिक जनता दल के जावेद रजा साहब, जिन्हें भी हम आधा कॉमरेड बुलाते हैं, मतलब वो भी हमारे कॉमरेड ही है, और मेरे सामने जो उपस्थित है इससे भी कई गुना ज़्यादा जो हमारे वामपंथी कार्यकर्ता, जो लाल झंडे के देशभक्त और देश के सिपाही हैं। हम इस धूप में इतनी दूर से पूरे उत्तर प्रदेश से आप जो यहाँ पे आए हैं इस मकसद के लिए, सबसे पहले आप सबको हमारी क्रांतिकारी लाल सलाम मैं देना चाहता हूँ। और कठोर ये हिंदुत्व के नीतियों को जो पालन कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, जिसके चलते हुए वातावरण पैदा कर चुके हैं जो फैल रहा पूरे देश के अंदर, एक नफरत और हिंसा की वातावरण और जहरीला नफरत और हिंसा की वातावरण। अब इस वातावरण से मुक्ति चाहते हैं पूरी देश, इसके लिए नजर उन सब का आपके ऊपर है कि उत्तर प्रदेश क्या तय करेगा, वही होगा देश का भविष्य। और आज आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिस जोश और भावना जो हमें नजर आ रही है आपके पीछे तक पहुंचती है, एक और आ रही है जुलूस अपनी लाल झंडे की, नहीं है यहाँ पे तो पेड़ों के नीचे जो बैठे हैं, बड़े बड़े विशाल जगह के इस्तेमाल करते हुए इतने सारे हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपकी दृढ़ता के ऊपर निर्भर है कि क्या हम ये हासिल कर पाएंगे कि आपके बाद बड़ी चुनौती कभी नहीं आई, इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं आई हमारे देश के संविधान के ऊपर। जो संविधान हमको आजादी देने की बात कहता है, हमको भाईचारे लागू करने की, ये जो संविधान के अंदर जो गारंटी जो हमको दिए हैं, ये सभी के ऊपर आज बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। जो 4 मुख्य स्तंभ है हमारे संविधान के, एक है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा देश की आर्थिक आत्मसंप्रभुता। आत्मसंप्रभुता का मतलब आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसंप्रभुता का मतलब देश की आर्थिक संपत्ति का मालिक देश के लोग हैं और लोगों की संपत्ति है ये, और ये आत्मसंप्रभुता एक और स्तंभ है। तीसरा है सामाजिक न्याय और चौथा है संघवाद, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संबंध। आज इन चारों को देख लीजिए आप, इन चारों के ऊपर इस तरीके से हमले हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए आजादी के बाद। अभी आप धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर देखिए, जो राज्य सरकारें हैं वहां पर जिस तरीके से कानूनें बन गए हैं वहां पर कि अपने अल्पसंख्यकों के ऊपर शोषण करने के लिए कानूनी व्यवस्था जो है वहां पे कायम रख दी, कहीं पर गोरक्षा के नाम पे, कहीं पर लव जिहाद के नाम पे, कहीं पर पूरा उल्लंघन हो रहा है। और जिस तरीके से हमारे जनतंत्र के ऊपर हत्या, मानव अधिकारों को ही देख लीजिए। आज पिछले 4 साल से लोग जेल में पड़े हुए हैं यूएपीए के अंदर, भीमा कोरेगांव के केस के अंदर। आज तक चार्जशीट फाइल नहीं की सरकार ने, आज तक कोई आरोप नहीं है उनके सामने, सिर्फ आरोप है, कोई सबूत नहीं है उनके सामने, लेकिन वो जेल में पड़े हैं। अब हमारे देश के अंदर मीडिया की बात प्रचलित तो हो गई, गोदी मीडिया, उसके बावजूद चंद जो मीडिया जो बची है, जो सच्चाई ले जाती है लोगों के सामने, उन संस्थाओं के ऊपर हमला। और कल रात को फिर 2 बजे वो न्यूज क्लिक करके संस्था के ऊपर सीबीआई की रेड हुई है, कई लोगों को गिरफ्तार करके ले गए। और इस तरीके के हमले हो रहे हैं कि लोगों के सामने सच्चाई ना आए। और ये इस तरीके के हमले जो हो रहे हैं हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन। देश के संविधान हमें गारंटी देता है कि हमारा अधिकार है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ
कि हम संघर्ष में उतरे, उसका पूरा का पूरा गारंटी देश की संविधान देती है, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं। और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे कह देते हैं ये देशद्रोही है और इसको जेल में डाल दो। इसी तरीके से अपने आत्म हमारा देश का नौजवान आज बेरोजगार भटक रहा है। ये नौजवान आज दुनिया के अंदर सबसे छोटे उम्र का देश है भारत। 56% से ज्यादा हमारे देश की आबादी 25 साल की उम्र के से कम है। अगर इस नौजवान को अगर हम शिक्षा, अगर हम स्वास्थ्य और हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तो और कोई किसी की जरूरत नहीं है एक बेहतर भारत बनाने के लिए। अपना नौजवान बनाएगा, उतनी उसके अंदर क्षमता है। तो इसलिए हम कहते हैं देश को ये नीतियां चाहिए ताकि उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिले। तो देश को नेता की जरूरत नहीं है। हमसे अक्सर पूछते हैं कि मोदी साहब का विकल्प क्या है। हमें कह रहे हैं कि देश को नेता की जरूरत नहीं है, देश की जरूरत है तो नीति की जरूरत है। जो नीति जनहित में है उस नीति की जरूरत है, वो है हमारा विकल्प मोदी साहब का। और ये विकल्प वामपंथी पार्टियों का कि जनहित में नीतियों को लागू करो। और इसके चलते हुए आज हम देखते क्या है, आत्मसंप्रभुता मालिक आप और हम हैं। और इस पिछले 9 साल में जब 10 साल खत्म होंगे मोदी साहब के, उससे ये आंकड़े और बढ़ेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए गिनती करने के लिए कोशिश करिए आप। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो उनके मित्र लिए हैं बैंकों से, उस कर्जे को माफ कर दिया मोदी साहब ने। 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों से कर्जा जो लिया इनके मित्रों ने। जब किसान हमारा तरसता हुआ वो कहता है कि हम उनका कर्जा ऋण माफ करो, कहते पैसे नहीं है। जब आपकी ये महामारी कोविड की आई, उसके बाद करोड़ों की तादाद में गरीब परिवार जो ऋण लिए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के बाद उनको नौकरी के आधार पर वो ऋण चुकाते, लेकिन महामारी के चलते हुए वो संभव नहीं हुआ। वो ऋण माफ करने की बात हम जब उठाते हैं, सरकार कहता पैसे नहीं है। और वो परिवार अपनी संपत्ति बेचकर, घर खेती बेचकर उस ऋण को चुकाना पड़ रहा है। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए अपने अदानी, अपने मित्रों को जो उन्होंने जो कर्जा लिया वो सब माफ। और इसी के चलते हुए पूरी देश की संपत्ति का लूट हो रहा है। सब पब्लिक सेक्टर को की निजीकरण हो रही है और सब जा रहे हैं किसको फायदा? उनके मित्रों को। खेती का भी निजीकरण करने की कोशिश की हमारे बहादुर किसान भाई। एक पूरे साल संघर्ष करते हुए 750 से ज्यादा शहीदों के आधार पर वो जो है इस संघर्ष के आधार पर पहली बार और शायद एक ही बार इस प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा, अपना सर झुकाकर उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये है ताकत हमारी संघर्षों की और ये है ताकत इस लाल झंडे की। और ये झुका सकता है मोदी साहब। आज झुकाना है उनको चुनाव में, क्योंकि ये देश की संपत्ति की लूट, अमीरों के लिए फायदा और 2 भारतों का निर्माण कर रही है। 10 साल में 2 भारत का निर्माण किया। एक है एक चमकता हुआ भारत जो पुराना नारा है उनका, उनके दोस्तों के लिए और अमीरों के लिए। दूसरा है एक तरसता हुआ भारत जो अपने देश के तरसते हुए गरीबों के लिए। इस चमकता हुआ भारत और तरसता हुआ भारत के बीच में आज ये लड़ाई है। और तरसता हुआ भारत जिसका नुमाइंदा ये लाल झंडा है, ये तरसता हुआ भारत उठकर ये चमकता हुआ भारत को हरा के देश के हित में आज जो है नीतियां लागू करने की पूरी दृढ़ता के साथ आज देश के सामने आया हुआ है। और इसी तरीके से सामाजिक न्याय की बात देखिए, अभी तक सुना आपने हमारे प्रदेश के नेता, और बिल्कुल सही जो बताया दलितों के ऊपर और हमारे महिलाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं। आज सरकारी आंकड़े बताते मोदी साहब के, हर दिन 46 हमले होते हैं हमारे बहनों के ऊपर पूरे देश भर में। 46 हमले जो होते हैं हमारे बहनों के ऊपर हर दिन।
और इस तरीके से बलात्कार, गैंगरेप और उसके साथ साथ खून, मर्डर, और ये इसके हमारे दलित बहनों की वो निशाना बनते हैं और उनके ऊपर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ये शोषण बढ़ता जा रहा है। और आई बात आपके राज्य केंद्र सरकारों के बीच में संबंध की, जो गैर भाजपा की सरकारें हैं उन गैर भाजपा की सरकारों के ऊपर आज जो है उनके नेताओं के ऊपर ईडी या सीबीआई को लगा देते हैं। आज सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार जो है मोदी साहब और भाजपा के हाथ में, वो है सीबीआई और ईडी। जो उनके खिलाफ है तो ईडी वह उसको चला देते हैं उसके ऊपर, और वो अपना पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाता है तो पूरे भ्रष्टाचार के केस माफ। यानी भ्रष्टाचार का कोई केस है ही नहीं। सवाल यह है कि उसके ऊपर दबाव डाल के बोलो मेरे पास आओगे तुम्हारा संरक्षण, मेरे खिलाफ बोलोगे तुम्हें जेल भेज देंगे। ये हो रही है देश के अंदर राजनीति। दिल्ली के अंदर ये कहावत एक चल रही है, चुनाव आ रहे हैं 5 प्रदेशों में, जो भी जीतेगा ये चुनाव सरकार भाजपा बनाएगी। यानी जीतने के बाद खरीद के लोगों को, अपने विधायकों को वो हमारी मेजॉरिटी बनाकर वो सरकार बना लेगी। पहले किया उसने, गोवा में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब महाराष्ट्र में चल रही है ये सरकार उस तरीके से। तो ये जो खिलवाड़ जो हो रहा है आज राज्यों के साथ, जनतंत्र के साथ, और इसी के चलते हुए राज्य सरकारों को जो गैर भाजपा के हैं उनको साधन और राशि के ऊपर अंकुश लगाकर उनको जो है जो उनका अधिकार है वो पैसा भी उनको जो है देते नहीं। और इसी के साथ साथ सब संस्थाएं, ये चारों स्तंभों को ध्वस्त करते करते सब संस्थाओं के ऊपर आज हमला है। सांसद, आप देख रहे हो संसद सदन किस तरीके से चलते हैं। 11 मिनट में 14 कानून पारित हो गए। 11 मिनट में ना कोई चर्चा, ना कोई विचार, और इस तरीके से कोई विपक्ष का सांसद कुछ उठकर बोलता है वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन भाजपा के जो सांसद है वो गाली गलौज कर सकते हैं संसद के अंदर। गाली गलौज किया उन्होंने, और इतनी गंदे सांप्रदायिक तरीके की गाली गलौज वो जो किए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो इस तरीके से संसद की गरिमा तो हट गई। नया संसद का भवन का उद्घाटन किया। संसद का मुखिया होता है देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, प्रधानमंत्री खुद उसकी ये कर दिए, उसको इनॉग्रेट कर दिया। और दूसरी ओर से अपने सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पांच सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कहते हैं कि दिल्ली सरकार के अधिकार जो है उस अधिकारों को लागू करना है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। संसद के अंदर नया कानून ले आकर उस जजमेंट को खारिज करती है मोदी सरकार। चुनाव आयोग के बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चुनाव आयोग के बारे में कहा कि 3 लोग मिलकर चुनाव आयोग का स्थापना करेंगे। वो है प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और हमारे मुख्य न्यायपति या चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के। मोदी साहब ने क्या किया? संसद में ले आकर एक नया कानून बनाया जो हमारे मुख्य जो न्यायपति है उनके जगह पर अपने खुद के मंत्री को, एक मंत्री को जो मोदी साहब सूचित करेंगे वो रहेंगे तीसरे मेंबर उस कमेटी के। यानी चुनाव आयोग को भी उनके पक्ष में होने के लिए वो जो है व्यवस्था बना ली। यानी आज संसद हो, कोर्ट कचहरी हो, वो सब प्रधानमंत्री के अंदर आते हैं, तहत आते हैं। संविधान कहता है हमारा एक सरकार है, एक सांसद है और एक कोर्ट कचहरी है, सब स्वतंत्र है। लेकिन आज उन दोनों की स्वतंत्रता खत्म। सब जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व। इस तरीके की संस्थाओं को तो बिल्कुल ध्वस्त कर रहे हैं जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं। और इलेक्शन कमीशन की कल उन्होंने नया एक कानून निकाले। हमारे समाजवादी भाई जो हमसे कल शाम को बड़े परेशान होते हुए वो कह रहे थे
इलेक्शन कमीशन ने नया एक ये सूची दे दिया, ये कहते हुए कि कितने वोटर का नाम हटा दिया गया सूची से और कितने लोगों को जोड़ा गया, इसकी जो जानकारी जो है राजनीतिक पार्टियों को नहीं दी जाएगी। यानी आपको जानना है तो वो जो लगा रहेगा बोर्ड पे जाके देख लीजिए आप। अब ये तो सबसे जनवादी अधिकार का एक बहुत बड़ा उल्लंघन। हर बार हर राजनीतिक पार्टी जो स्टेट में है उसको सूचित करते हैं कि ये है बदलाव। यानी इसका मतलब जो अपनी मनमानी है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से चुनाव को तोड़ मरोड़ने की कोशिश। आज इस व्यवस्था के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ ही जब देश के अंदर सब माइनॉरिटी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, भूखमरी बढ़ते जा रही है, ऐसी परिस्थिति में सब धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जितने हैं 28 पार्टियां यहाँ पे जो शामिल वामपंथी पार्टियां हैं वो सब मिलकर, हम सब मिलकर इस मोर्चे का घोषणा किया था इंडिया के नाम पर। और मकसद एक ही है, इस इंडिया जुड़ रही है आज, ये मोर्चा बना आज कि हमारे देश को बचाना है। देश को बचाना है आज। हमारा देश की चरित्र जो है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, उस चरित्र को बचाना है, बरकरार रखना है। तो सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों को इकट्ठा होकर आज इकट्ठे ढंग से आज हमारे देश की रक्षा करनी है। और इंडिया का कहना है यही देशभक्ति का प्रतीक है। आज अगर आप देशभक्त हो तो आइए, भाजपा को हराना है, देश को बचाना है, यही देशभक्ति का मतलब है आज के दिन। इसीलिए ठोस रूप से इंडिया के अंदर क्या क्या बातें आ रही। सबसे पहली बात, जब आपकी रोजगार की बात आ रही, जैसे मैं कह रहा था नौजवानों के बारे में पहले, आज इस नौजवानों के इस नौजवान को रोजगार देने की जो अपने देश को ही बदल देंगे, बेहतर भारत बनाएंगे। आज ग्रामीण रोजगार योजना को जो साधन मिलनी चाहिए वो साधन दे रहा मोदी सरकार और भाजपा। और उसके चलते हुए जो एकमात्र सहारा है जिंदा रहने के लिए, उस सहारा को भी खत्म कर रहे हैं। इंडिया कहती है कि ग्रामीण रोजगार योजना को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ हर शहरों के अंदर भी रोजगार गारंटी जैसे ग्रामीण इलाके में है, वो शहरों के एरिया में भी उसको ले आएंगे ताकि हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। और अभी अब बात हो रही थी भुखमरी। इस जनवरी से पहले मिलते थे 5 किलो अनाज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त, और 5 किलो अनाज मिलते थे सब्सिडाइज रेट पे। चावल 3 रुपए, आटा 2 रुपए और दाल 1 रुपए। ये जो सब्सिडाइज पे जो मिल रही थी, मोदी साहब ने उसको बंद कर दिया। तो हमारा कहना है कि उसको फिर से लागू करेंगे। तो आपको 5 किलो मुफ्त में मिलेगा प्लस 5 किलो वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। ये केंद्र से, जो राज्य सरकारें देंगी वो अलग होगी, ये केंद्र से जो है ये योजना लागू होगी। सैकड़ों हम अपने मुलाजिम हैं जिनको पेंशन सही ढंग से मिलता नहीं, नया पेंशन स्कीम ले आए, पुराने पेंशन से आधे से कम हो गया। वो इंडिया का वादा है कि वो सरकार में आने के बाद वो पुराना पेंशन स्कीम को फिर से वापस ले आएंगे ताकि हमारे मुलाजिमों को पूरा का पूरा फायदा हो। ये इंडिया का वादा है कि हमें रोजगार गारंटी जो दे रहे हैं, जब तक रोजगार नहीं मिलता नौजवानों को, बेरोजगारी का भत्ता दो, बेरोजगारी का भत्ता दो हर नौजवान को जब तक रोजगार नहीं मिलता। और हमारे किसानों के लिए वादा जो किया था मोदी साहब ने, जब ये कानून को हटाना पड़ा उनको कि न्यूनतम दाम पर हर चीज जो पैदा होती है खेती में, उसके लिए एक न्यूनतम दाम होगा और वो हर किसान को मिलेगा पूरे देश भर में। ये था वादा। इस वादे को एक कानूनी रूप में इंडिया ले आएगी जब वो सरकार में आएगा। एक कानूनी अधिकार होगा हर किसान को कि वो वही न्यूनतम दाम पे ही बेच सकता है, उससे कम अगर दबाव डालकर उससे खरीदने की कोशिश करे तो उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको सजा मिल जाएगी। तो इस तरीके से जनहित में कई सारी बातें हैं जो करने के लिए तैयार है, लेकिन आज ये जरूरी है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर
इकट्ठा होकर हमें हमारे देश को बचाना है। क्योंकि आज आएंगे बहुत सारे, जैसे मोदी साहब भी आए थे, ये चुनाव आ रहे हैं अब 5 राज्यों में, उन्होंने कह दिया सिलेंडर में 200 रुपये कम कर देंगे दाम, 900 रुपये बढ़ा दिया, अब कहते हैं 200 रुपये कम कर देंगे। अब मैं दक्षिण से आता हूँ भाई, मेरी मातृभाषा है तेलुगु, और तेलुगु में एक कहानी है छोटी सी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ उसमें। अब इस पे आरोप मत लगाइए कि मैं इसको ये बुला रहा हूँ, उसको ये बुला रहा हूँ, ये कहानी है और कहानी का मकसद समझिएगा। ये कहानी है एक अपने मजदूर भाई के बारे में, पुराने ज़माने की, जो अपना पूरे महीने का वेतन लेकर बस में बैठता है अपने गांव जाने के लिए। और पुराने ज़माने में बस में कंडक्टर हुआ करता था, पता नहीं आजकल यूपी में है कि नहीं। तो वो बस में बैठे हुए, कई सारे मुलाजिम बैठे हुए, सब जा रहे हैं अपने अपने गांव। तो कंडक्टर आते हैं टिकट खरीदने। जब अपना मजदूर भाई जो हाथ डालता है अपने जेब में, तो देखता है कि जेब कटा हुआ है, किसी ने उसका बटुआ मार लिया। अब वो कंडक्टर साहब से कहता है मेरा जेब कटा हुआ है, मैं शाहूकार को कैसे मेरा कर्जा चुकाऊं, पर कई परेशानियां हैं, तो आप मुझे घर तक तो छोड़ दो। तब वो कंडक्टर बड़ा अड़ियल था, उसने कहा नहीं, घंटी मार के बस को रोक दी और उसने कहा या तू टिकट खरीद या उतर जा, नहीं तो ये बस आगे नहीं जाएगी। बहुत तनाव पैदा हो गई बस में, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की नौबत आ गई लोगों की, क्योंकि बाकी लोग भी अपने वेतन लिए जल्दी में थे घर जाने के लिए। तो ऐसे तनाव की परिस्थिति में एक महानुभाव बस से उभर कर आता है, वो कहता है कि भाई उसके टिकट के पैसे मैं दे रहा हूँ कंडक्टर को, ये ले पैसे और बस चला, हम सबको घर छोड़ देगा। ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है ये सवाल पूछते हुए कि आज के कलयुग में ये महानुभाव है कौन? वही पॉकेट मार जिसने पहले मार लिया था उसका पूरा वेतन पूरे महीने का, वो जो है अब आके कह रहा है कि मैं हूँ मेहरबान आदमी, मैं देखो उसकी टिकट ले रहा हूँ। जैसे चुनाव नजदीक आए गैस सिलेंडर 200 कम होगी, जैसे चुनाव नजदीक आए और कुछ थोड़ा कम होगा। लूटा 10 साल हम सबको, अब जो है चुनाव से पहले इस तरीके से नौटंकी करने के लिए आएंगे। इसके लिए सावधान रहिएगा, इससे कोई फायदा नहीं है जब तक इनको सत्ता से दूर नहीं रखेंगे हम। ना देश को फायदा है ना देश के लोगों को फायदा है। आखिर में बात, क्योंकि हमारे बाकी भी महासचिव यहाँ पे है, वो कोई कई सारी बातें बोलेंगे, अहम बातें। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत प्रचार चल रही है अमृतकाल की, देश में अमृतकाल आ गया, अमृतकाल आने वाला है अगली बार जब फिर से भाजपा और मोदी साहब चुन के आएंगे। चलिए वो अमृतकाल किस तरीके से है, वो अमृतकाल लाना है तो इनको सत्ता से अलग करना है, वो एक बात रही। लेकिन जहाँ तक ये अमृत की बात कहते हैं, इसके बारे में एक बात हमें समझने की जरूरत है। अब बताइए अमृत कैसे पैदा हुआ? अमृत पैदा कैसे हुआ? हमारे पौराणिक कथाओं में जाइएगा आप, जो पौराणिक कथाएं बताते हैं कि अमृत की पैदाइशी होती है समुद्र मंथन के चलते हुए, समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन जब होता है पूरे अपने ब्रह्मांड की सृष्टि के, वो पौराणिक कहानी का मतलब है, सृष्टि के समय पर, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के समय पर, उस समुद्र मंथन के चलते चलते 2 कलश उभर कर आते। एक कलश में था अमृत और दूसरे कलश में था जहर। अब देवी देवता और राक्षस सब बैठे हुए थे इंतजार में कि ये दोनों कलश, उनको पता नहीं था कि 2 कलश आएंगे, वो अमृत के इंतजार में थे। तो पहले देखा एक कलश देवता लोग, उन्होंने सोचा ये अमृत है, उठा लेंगे। दूसरा कलश आया तो बाकी बुरे लोग उठा लेंगे। अब बाद में पता चला कि देवी देवता लोग उठा लेंगे कलश, वो अमृत का नहीं था, वो जहर का था। अब बड़े परेशान, अब जहर को अमृत की कलश से कैसे बदले, वो एक और पौराणिक कहानी है, वो भी कैसे बदलते हैं, मतलब वो एक कहानी, वो बाद में कभी संदर्भ आया तो सुनाऊंगा मैं आपको। लेकिन अब सवाल ये था कि गलत लोगों के हाथ में अमृत का कलश पहुंच गया। आपके और हमारे सामने वो है मुकाम आज।
आज ये अमृत काल का अमृत गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया। आज उस अमृत को हमें वापस ले आना है अपने देश की जनता के हित में, और ये है संघर्ष। अगर अमृत काल को हमें स्थापना करना है तो आज अमृत इन गलत लोगों के हाथ में जो कलश है, उस कलश को वहां से वापस अपने हित में, देश के हित में, अपने भारत के हित में उसको वापस ले आना है, और वो है हमारा संघर्ष। अगर वो करना है तो मोदी साहब को और भाजपा को आज सरकार से और गद्दी से दूर रखना है और उनको हराना है आने वाले चुनाव में 2024 में। तभी हम अपने भारत को बचा पाएंगे और भारत को आगे ले जा पाएंगे। सो वामपंथी पार्टियां की संकल्प है कि आज ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए, हमारे जन संघर्षों को तेज करते हुए, क्योंकि आखिरकार दुनिया रीढ़ की हड्डी आज बदलाव की वो है मेहनत के मजदूर, किसान, गरीब लोगों की संघर्षों की, वो है रीढ़ की हड्डी। वो रीढ़ की हड्डी है लाल झंडा के साथ जुड़ी हुई, और वो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हुए आज हमें ये मकसद हासिल करना है। इसलिए नारा जो दिया आखिर में, ये नारा आप हमारे साथ दीजिएगा। नारा जो दिया इंडिया की तरफ से वो है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, बिल्कुल। और इसके लिए आपके ऊपर नजर है पूरे देश का। उत्तर प्रदेश क्या करेगा, इसके ऊपर आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बड़ा है। हम रहेंगे साथ आपके, लेकिन इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, आपको निभाना है, आपको हमारे देश को बचाना है, और ये जिम्मेदारी आप निभाएंगे। इस पूरी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ हम आप सब से विदा ले रहे हैं। नमस्कार।